नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रहे कालसी दौरे पर। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के पशु प्रजनन केंद्र का किया अवलोकन, प्रगति और विकास कार्यों की सराहना। लोकसभा के रण में सीएम धामी की। हरियाणा में आज जनसभाएं। संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद और गुरुग्राम में मुख्यमंत्री का होगा संबोधन। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। हरिद्वार में चारधाम यात्रियों का आना जारी। 31 मई तक रजिस्ट्रेशन बंद करने से बड़ी परेशानी। जगह जगह लगे जाम ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में फिर से शुरू हुए गर्भगृह दर्शन। वीआईपी एंट्री पर जारी रहेगी रोक, बढ़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। इंतजाम पूरे। ऊधम सिंह नगर में बदमाशों ने दिखाई दबंगई। युवक को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट। जांच में जुटी पुलिस। और खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड पशुपालन विभाग उत्तराखंड के द्वारा संचालित पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी का भ्रमण किया। यह केंद्र भारत सरकार के द्वारा देसी गौवंश जैसे रेड सिंधी, साहिवाल, गिर एवं थारपारकर के संरक्षण और संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इंडिजीनस ब्रीड के रूप में चिन्हित किया गया है। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड तकनीकी के क्षेत्र में उच्च स्तर का है, जो ओवम पिकअप, आईवीएफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जीनोम इंजीनियरिंग के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। लोकसभा के रण में सीएम धामी की आज हरियाणा में 3 जनसभाएं हैं। संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद जिले में दोपहर को 3:55 पर करतार भड़ाना में जनसभा है। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी की फरीदाबाद जिले के सेहतपुर में संबोधन होगा। इस दौरान बीजेपी पक्ष में धामी वोट की अपील करेंगे। गुरुग्राम की सभा में भी सीएम बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो बता दें कि सीएम धामी की सभाएं होनी है। करतार भड़ाना में दोपहर 3:55 पर सभा है। सेहतपुर में शाम 5:25 पर सभा है। तो गुरुग्राम में शाम 7:30 बजे सभा करेंगे। सीएम धामी की जनसभाएं होंगी। करतार भड़ाना में दोपहर 3:55 पर सभा है। सेहतपुर में शाम 5:25 पर सभा है। गुरुग्राम में शाम 7:30 पर सीएम धामी की सभा होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। एसएन पंत, मुख्यमंत्री धामी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार पर जुटे हुए हैं। दिन रात वो रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। आज भी उनकी जनसभाएं होनी है। कहां कहां आज की सभाएं उनकी प्रस्तावित हैं? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है। हरियाणा के वो दौरे पर हैं और हरियाणा के दौरे पे इस दरमियान वो राजनीतिक कार्यक्रम में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले वो कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में जनसभा को करेंगे। इसके अलावा 4 बजे करतार भड़ाना यानी फरीदाबाद में इनकी जनसभा शुरू होगी और शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे सेहतपुर फरीदाबाद। यहाँ पर ये बाकायदा जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद भाजपा प्रत्याशी
कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग करेंगे। 7:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मारुति कुंज पहुंचेंगे, जहां राव इंद्रजीत सिंह यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री का पूरा शेड्यूल हरियाणा में राजनीतिक तौर पर चुनावी जनसभाओं के लिए है। जी, एहसन पंत, ऐसे में लगातार सीएम धामी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। अब जो अगला चरण है चुनाव का वो इन्हीं क्षेत्रों में है। लगातार उनकी डिमांड भी बढ़ी है चुनावों में। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण जो डिसीजन था उसको लिया और देश में एक नजीर पेश की है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे महत्वपूर्ण फैसले लेने के पक्ष में उन्होंने राज्यों का एक स्टार प्रचारक की सूची में उनका इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के तौर पर उत्तराखंड में प्रदेश के मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर के जनसभा चुनावी तौर पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के जो मौजूदा प्रत्याशी है उनके पक्ष में एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उसमें वो अपनी सरकार यानी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार जो धामी के नेतृत्व में काम कर रही है, उन सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को दूसरे राज्यों में जाकर के प्रत्याशियों के संबंध में जनता के बीच में रख रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से गुड गवर्नेंस का काम धामी सरकार उत्तराखंड में कर रही है और प्रधानमंत्री का कितना सहयोग उनको मिलता है। यानी सीधा सीधा एक संदेश देने का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार अगर आप एक बार फिर से बनाएंगे, राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी तो उसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा, ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार बहुत बहुत शुक्रिया एहसन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का आना जारी है। मंगलवार को चमोली में बारिश के कारण गिरे मलबे की वजह से श्रीनगर और कीर्तिनगर में बद्रीनाथ राजमार्ग पर 5000 से ज्यादा वाहन फंस गए। इससे कीर्तिनगर में 4 किलोमीटर से भी लंबा जाम लग गया। जाम में फंसे तीर्थयात्रियों के पास भोजन और पानी की कमी के अलावा टॉयलेट की सुविधा नहीं होने से वे परेशान रहे। इसमें बच्चे और बुजुर्ग और ज़्यादा परेशान हुए। स्थानीय प्रशासन ने केदारनाथ में भारी भीड़ के कारण आने वाले वाहनों को रोक दिया है। रुद्रप्रयाग में हालात सुधरने पर ही उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि जाम में फंसे लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। हरिद्वार में चार धाम यात्रा के लिए लोगों का आना लगातार जारी है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पहले 19 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी, जिसे अब 31 मई तक बढ़ा दिया है। इससे हरिद्वार पहुंच चुके श्रद्धालु तीर्थयात्रा के लिए न तो आगे जा पा रहे हैं और न ही वापस घर लौट पा रहे हैं। तीर्थयात्रियों का कहना है कि प्रशासन से सही सपोर्ट नहीं मिलने और ठहरने के पूरे बंदोबस्त नहीं होने की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो वहीं प्रशासन के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले तीर्थयात्रियों को आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भारी भीड़ और यात्रियों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में एक बार फिर से गर्भगृह दर्शन शुरू हो गए हैं। अब धाम पहुंचने वाले सभी भक्त
मंदिर के गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिर में भक्तों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए फिलहाल वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। जो भक्त चार्टर्ड से केदारनाथ पहुंचेंगे वही वीआईपी गेट से अंदर जा सकते हैं। सभी तीर्थ पुरोहितों ने मिलकर के कल एक बहुत बड़ा विरोध किया। एक स्वर में सभी ने विरोध किया कि वीआईपी बंद होना चाहिए। आज वो वीआईपी बंद है और पूर्व परंपरा अनुसार जो भगवान बाबा केदारनाथ जी के दर्शन गर्भगृह में सभी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु करते थे, वो आज पुनः प्रारंभ हो गया है और अब इस अखंडता को हम टूटने नहीं देंगे। जो भी देश विदेश से श्रद्धालु आएगा वो अब हमेशा के लिए पूर्व परंपरा के अनुसार ही गर्भगृह में दर्शन करेगा। हेमकुंड साहिब की यात्रा का आगाज आज से होने जा रहा है। इस दौरान हेमकुंड गुरुद्वारे में कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के मैनेजर सरदार सेवा सिंह ने बताया कि 22 मई से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होगी। गुरुद्वारे से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह संतों को विदा करेंगे। संत शाम को श्रीनगर के गुरुद्वारे में विश्राम करेंगे। 23 मई की सुबह संत फिर प्रस्थान करेंगे और 24 मई को गुरुद्वारा गोविंद घाट पहुंचेंगे। शाम को सभी संत गोविंद धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। 25 मई को संत हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे प्रार्थना शुरू होगी और 12:30 बजे पहला गुरदास किया जाएगा। बता दें कि हेमकुंड साहिब तीर्थस्थल रेशम समुदाय के लिए लोकप्रिय है। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं और हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के पास समुद्र से 15,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश के नर्सिंग अधिकारी को महिला डॉक्टर से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी शंकर सिंह विष्ट ने कहा कि आरोपित सतीश कुमार ने रविवार शाम को अस्पताल परिसर में डॉक्टर के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उसे अश्लील SMS भी भेजा। इस घटना से रेजिडेंट डॉक्टरों में गुस्सा है। उन्होंने सोमवार को डीन एकेडमिक्स के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। थोड़ा विराम लगा है, जिससे विभाग सहित आम जनमानस ने राहत भरी सांस ली है। जंगलों में लगी आग के चलते वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं वन्य जीवों पर भी जान का खतरा पैदा हो गया था। इस बीच तराई पूर्वी वन विभाग के DFO हिमांशु बागरी का कहना है कि पिछले 15 दिनों से डिवीजन में वनाग्नि को लेकर ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है और जंगलों में आग लगाने के आरोप पर अब तक 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ठंड के बाद से बरसात न होने के कारण से मौसम एकदम शुष्क बना हुआ था, जिस कारण से वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। किंतु हमारे जो क्रूज स्टेशन है, फायर वॉचर जो रखे गए हैं, उनके द्वारा किसी भी वनाग्नि को 2-3 घंटों में बुझा लिया गया। कोई वनाग्नि बड़ी नहीं हुई है, तो पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया है और पिछले लगभग 15 दिन से कोई भी वनाग्नि की दुर्घटना प्रभाग में हुई नहीं है। तो ये जो हमारी हो रखी हैं 7 लार्ज फायर हो रखी हैं, जिनको कि कंट्रोल कर लिया गया था। और पर ये भी जो फायर थी हमारी, जब भीषण गर्मी हुई थी उस समय हुई थी, उसके बाद से कोई घटना नहीं हो रही है।
मानसून के मौसम में बाजपुर में लेवड़ा नदी हर साल उफान पर आती है और बाजपुर समेत आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेकर खासा नुकसान पहुंचाती रही है। एक बार फिर मानसून करीब है, लेकिन प्रशासन की लेट लतीफी के चलते अभी तक न तो नदी की सफाई का काम पूरा हो सका है और न ही नदी के आसपास क्षेत्र को अतिक्रमण करने वाले लोगों से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। इस पर कुंभकर्णी नींद में सोए स्थानीय प्रशासन की आंख तब खुली जब प्रदेश स्तर पर मामले को उठाया गया, जिसके बाद नदी को उफान से रोकने के लिए सफाई कार्य शुरू कराया गया, जहां शासन के निर्देश पर सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संजय शुक्ला और एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने सिंचाई और राजस्व विभाग की टीमों के साथ लेवड़ा नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने जल्द से जल्द लेवड़ा नदी की सफाई कराने और नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, इसमें विगत वर्ष जो बाढ़ आई थी और जो समस्याएं यहाँ आ गई थी, मुख्यतः नदी के जो वाटरवे है उसको कम करने की वजह से आई थी। उसमें मलबा भर गया था, तो उसको साफ करने के लिए सिंचाई विभाग ने एस्टिमेट्स वगैरह बनाए थे, वो स्वीकृत भी हो गए हैं और उसमें काम चालू है। उसका टेंडर भी ओपन होने वाला है और मानसून से पहले साफ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और जहाँ कहीं भी अतिक्रमण है उसमें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासन से मिलकर उनको अविलंब अतिक्रमण। थराली कुनी पारथा मोटर मार्ग पर ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफलाइन के तौर पर बनी सड़क आए दिन यहां के क्षेत्रवासियों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। ग्रामीण लगातार सड़क पर बिना जल निकास नालियों और कलमट निर्माण किए जाने से पहले ही डामरीकरण किए जाने का विरोध करते हुए विभाग से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को कुछ लेना देना ही नहीं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, धार्मिक स्थानों, मंदिरों, वन्य जीवों आदि से देश के दूसरे लोगों को भी परिचित कराने के लिए एमडीडीए ने एक पहल की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जगह जगह दीवारों पर यहाँ के धार्मिक मंदिरों, वाद्य यंत्रों, यहाँ की पोशाक आदि का चित्रण किया गया है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने कहा कि राज्य की संस्कृति से लोगों को परिचित कराने के लिए ये पहल की गई है और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान लोग सम्मेलन कर रहे थे और जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है, चाहे आप देखेंगे उसमें जो पहनावा है या जो आभूषण हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, जो ऐतिहासिक विरासतें हैं, उनसे संबंधित जो राजकीय प्रतीक चिन्ह हैं, चाहे मोनाल है, चाहे बुरांश है, तो उस तरह की जो भी राज्य से संबंधित वस्तुएं हैं जो हमारी एक तरह से लोग को परिभाषित करती हैं, लोग को प्रतिबिंबित करती हैं, उसको हमने दीवारों पर जगह दिया हुआ है। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, जिसको लेकर मसूरी प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा मसूरी में मसूरी पर्यटन सीजन से संबंधित विभाग, जल संस्थान, जल निगम मसूरी, नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ मसूरी नगरपालिका की सभागार में बैठक की और सभी हो रहे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसूरी में आवागमन जो है यात्रियों का लगातार बना हुआ है। उसी के क्रम में जो मसूरी में जो कार्य गतिमान है विभिन्न विभागों के, उनकी जो है रिव्यू लेने के लिए बैठक बुलाई गई थी। पीडब्ल्यूडी की मीटिंग की गई। पीडब्ल्यूडी के साथ में जो मॉल रोड पे जहाँ पर डंपर पहले गिरा था, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क का काम हो रहा है। लगभग जो है उस पर आयरन से जो ढांचा जो निर्मित करना है उसका काम लगभग पूरा हो गया है। अब शटरिंग करके उसमें स्लैब डाल के उनको 15 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए ताकि वो जो स्लैब डलेगी वो पूरी सूख जाएगी। तो 15 दिन के अंदर विभाग ने बताया कि वो कार्य पूर्ण हो जाएगा और यात्रियों के आवागमन के लिए वो पूर्ण तक। देहरादून में मलिन बस्तियों में अतिक्रमण हटाने को लेकर कई मकानों का चिन्हीकरण किया गया है। इस चिन्हीकरण को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस के पार्षदों और कई लोगों ने एमडीए पहुंचकर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी को ज्ञापन दिया और उनसे मांग की कि पिछले कई वर्षों से हो रहे इन लोगों के मकानों को न तोड़ा जाए। ज्ञापन देने के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो कांग्रेस एमडीडीए से लेकर सीएम आवास तक का घेराव करेगी।
देखिए, अतिक्रमण के नाम पर मलिन बस्तियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम हो या मसूरी जिला विकास प्राधिकरण हो, इन लोगों ने उन गरीब लोगों को जो 30-30, 40-40 साल से वहाँ बसे हुए हैं और वहाँ पानी बिजली लगा हुआ है और उसके साथ साथ वहाँ पुश्ते लगे हुए हैं, आंगनबाड़ी बना हुआ है, स्कूल बने हुए हैं और ट्यूबवेल लगा हुआ है और सारी मूलभूत सुविधाएं, चाहे सड़क से लेकर सारी सरकार ने दी हुई हो। पार्षद ने काम करा, विधायक ने काम करा, सांसद ने काम करा हुआ है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी ने काम करा हुआ है, एमडीडी ने काम करा हुआ है, नगर निगम ने काम करा हुआ है, इरिगेशन ने काम करा हुआ है। उसके बाद उनको अतिक्रमण की जिद में लिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप लोग अतिक्रमण की भूमि पर हैं। भाई, जब अतिक्रमण की भूमि तो आप लोगों ने क्यों काम कर दिए? तो वहीं कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाली बस केमू बस सर्विस यानी कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन द्वारा यात्रियों के लिए ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि यात्रियों की शिकायत के बाद केमू को निर्देशित किया गया था कि वो अपनी बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू करें, जिसके लिए उन्हें 3 महीने का समय भी दिया गया। अब यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। हालांकि इसे पूरी तरह से लागू करने में अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जल्द ही व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगी, जिससे यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसमें केमू द्वारा पहल करते हुए एक मशीन अब उनके द्वारा परचेज़ की गई है और एक बस में उनके द्वारा ई टिकटिंग के माध्यम से टिकट चालू की गई है और उनके द्वारा थोड़ा सा टाइम मांगा जा रहा है, क्योंकि जनरली जो ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करें और उस मशीन की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उनके द्वारा टाइम के लिए कहा गया हमें थोड़ा और टाइम दे दिया जाए। तो हम आरटीए में अभी इनका प्रस्ताव और रिक्वेस्ट के लिए रखेंगे कि इनको और समय दे दिया जाए, जिससे सभी गाड़ियाँ फिर ई टिकटिंग को यूज़ कर सकें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।